नमस्कार, चर्चा में आप सभी का स्वागत है। जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा चलाए जाने वाले हमारे लोकतंत्र को एक वक्त ग्रहण लग गया था, उसे बंधक बना लिया गया था। 26 जून 1975 को पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश में आंतरिक आपातकाल लागू कर दिया। हमारी आंखें, कान, मुंह सब बंद कर दिए गए। ये तानाशाही का एक दौर था जिसे देश के लोकतंत्र ने झेला, देश के लोगों ने झेला। आपातकाल के आज 40 बरस गुजर गए हैं, लेकिन आज भी आपातकाल की, इमरजेंसी की यादें लोगों के जहन में उसी तरह से ताज़ा हैं। आज आपातकाल के उसी दौर को हम याद करेंगे। हमारे साथ हमारे विशिष्ट मेहमान और हमारी जनता जनार्दन बैठी है जिन्होंने उस वक्त को देखा है, भोगा है। आइए सबसे पहले अपने विशिष्ट मेहमानों का आपसे परिचय हम आपसे करा दें। कुलदीप नैयर जी हमारे साथ हैं, जाने माने वरिष्ठ पत्रकार, बहुत करीब से देखा है इमरजेंसी को, स्वागत है आपका। राम बहादुर राय साहब, वरिष्ठ पत्रकार, आपने भी बहुत करीब से देखा, भोगा। अशोक टंडन जी हमारे साथ, वरिष्ठ पत्रकार और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के मीडिया सलाहकार, बहुत बहुत स्वागत अशोक जी। हमारे साथ जानी मानी लेखिका मृदुला गर्ग, बहुत बहुत स्वागत आपका। प्रफुल्ल केतकर जी हमारे साथ, संपादक, ऑर्गेनाइजर, स्वागत। और प्रोफेसर सलिल मिश्रा, जाने माने इतिहासकार। तो तमाम मेहमानों से हम बात करेंगे, पर इससे पहले आइए जरा आपातकाल के तथ्यों पर कुछ नजर डाल लें। आजाद भारत के 68 सालों के लोकतांत्रिक इतिहास में एक तारीख ऐसी है जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। 26 जून 1975, जब देश में पहली बार आंतरिक आपातकाल लागू किया गया। भारतीय लोकतंत्र का सबसे काला दिन, स्वतंत्र भारत के इतिहास का सबसे विवादास्पद और अलोकतांत्रिक काल, जिसके तहत तमाम मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगाकर अभिव्यक्ति की आजादी का गला घोंट दिया गया। विरोध के हर स्वर को कुचल दिया गया और हजारों की तादाद में राजनीतिक विरोधियों को जेल में डाल नजरबंद कर दिया गया। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाने का जो विवादित फैसला किया, उसके तात्कालिक और सबसे प्रमुख कारण वो 2 अदालती फैसले भी थे जो इमरजेंसी लगाए जाने के ठीक पहले एक पखवाड़े के अंदर आए थे। पहला फैसला इलाहाबाद हाईकोर्ट से आया था, जिसमें उच्च न्यायालय ने इंदिरा गांधी का चुनाव निरस्त कर उन पर 6 साल तक चुनाव न लड़ने का प्रतिबंध लगा दिया था। दूसरा फैसला सुप्रीम कोर्ट का था, जिसमें इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ इंदिरा गांधी की तरफ से दाखिल अपील पर सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर स्थगन आदेश तो दे दिया, लेकिन ये पूर्ण स्थगन आदेश न होकर आंशिक स्थगन आदेश था। जस्टिस अय्यर ने फैसला दिया था कि इंदिरा गांधी संसद की कार्यवाही में भाग तो ले सकती हैं, लेकिन वोट नहीं कर सकती। दोनों ही फैसले प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के लोकसभा चुनाव से संबंधित थे। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले के ही दिन गुजरात में चिमन भाई पटेल के विरुद्ध विपक्षी जनता मोर्चे को भारी विजय मिली। उधर जयप्रकाश नारायण का इंदिरा विरोध अपने चरम पर था। संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण का विचार और नारा था, जिसका आह्वान उन्होंने इंदिरा गांधी की सत्ता को उखाड़ फेंकने के लिए किया था। इन सब हालातों में इंदिरा गांधी ने अपने कुछ सलाहकारों की राय पर आपातकाल की घोषणा कर दी। 40 बरस बाद भी इमरजेंसी का ये काला अध्याय आज भी लोगों के जहन में ताजा है। 40 बरस बीत गए हैं, लेकिन दिमागों में अभी तक ताजा है इमरजेंसी की वो परछाइयां, वो दिन जो देखे, भोगे, महसूस किए। हमारे साथ कुलदीप नैयर जी बैठे हैं, वरिष्ठ पत्रकार। कुलदीप जी, कैसे याद करें? 40 बरस बीत गए हैं, लेकिन क्या लगता है नहीं है कि जो यादें थी, और वो ऐसी यादें थी जिनको हम अयादें कह दें, जो चाहते हैं हम दिमाग से निकल जाएं लेकिन निकलती नहीं। कैसे देख रहे हैं, कैसे याद कर रहे हैं उस वक्त को आप आज? मैं तो निकालना भी नहीं चाहता उन यादों को, क्योंकि उन यादों पे बहुत चीजें आगे बिल्डिंग बनी है या अपने आप को सुधारा है या जो भी है, तो इसलिए यादें तो साथ रहेंगी। अब हाँ, उस वक्त की बात मुझे जो याद आ रही है कि 25-26 जून की रात थी जी, और सोया हुआ था एयर कंडीशन कमरे में। तो एक शाम पहले उसने, निखिल चक्रवर्ती मेन स्ट्रीम के एडिटर थे जी, उन्होंने कहा भाई मैंने सुना तुम्हारे घर को छापा वापा लगा सकते हैं। तो मैंने कहा अच्छा। तो जब ये अब नॉक हुआ, मिडनाइट नॉक, तो पुलिस वाले थे। मैंने कहा देख लीजिए घर। वो कहते हैं हम घर देखने नहीं आए, आपका सर्च करने के, हम तो आपको कैद करने के लिए आए।
दैट वाज ए सरप्राइज, मुझे तैयार नहीं था कि उसके लिए। तो मतलब उससे पहले आपको बिल्कुल अंदेशा नहीं था कि इस तरह की कोई चीज हो सकती है देश में? मुझे ये अंदेशा जरूर था कि जो मैं लिखता था, तो एक दफा वीसी शुक्ला जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर थे, उन्होंने एक दफा कहा था, दोस्त भी थे हमारे, कि कुलदीप ये तुम जो लिखते हो यहाँ बहुत से लोग कहते हैं कि इसको कैद कर लो। तो मैंने कहा कर लो भाई, तो बस इतनी सी बात थी, और तो कोई बात क्योंकि नहीं। पत्रकारों को तो काफी अंदर की खबरें रहती हैं, तो आप हाँ, लेकिन ये एक बात के किसको पकड़ना है, ये उनकी पर्सनल बात थी, ये नहीं पता चली। अच्छा, फिर उसके बाद जब वो पुलिस वालों ने कहा कि भाई मैंने आपको पकड़ने आए, तो मैंने कहा चलिए। पहले चीज जो मैंने की, अभी तक मुझे याद है, फ्रिजिडेटर से 2 आम निकाले, उनको खाया। मैंने कहा वो आम वहाँ कहाँ से मिलेंगे, तो वो खाए, और वो फिर तैयार हो गया। अब पुलिस की जीप जैसे होती है, वो चले ही ना, वो कहें नैयर साहब जरा आप भी धक्का दीजिए ना, तो मैंने भी धक्का दिया, तो फिर वो बीच में बैठा। तो इस तरह। तो क्या उस वक्त आपको उसकी गंभीरता का अंदाजा नहीं लग रहा था कि मतलब ये क्या हो रहा है लोकतंत्र में? क्योंकि आप लोगों के लिए भी ये पहला अनुभव था। ये जो अनॉर्मल्टी है, हाँ। ये उतनी सीप इन बाद में करती है। अच्छा, इतनी उस वक्त नहीं पता चला। नहीं, उस वक्त ऐसा उसका वक्त ठीक है। ये भाई अब जब कैद कर लिया, तो वहां पे जो सबसे बुरी बात ये थी कि खाना बहुत गंदा था। ऐसे एक दाल थी, उसमें मक्खियां होती थी। बल्कि मैंने जब बाहर आया भी, तो ओम मेहता हुआ करते थे मिनिस्टर ऑफ स्टेट होम, तो मैंने कहा हालांकि कैसे रही आप हमारी जेल, ऐसे उसने तन से पूछा। मैंने कहा यार गंदी क्यों जेल रखी है? तो कहता हमने आपको अशोका होटल में थोड़ा भेजा था। तो इस तरह की बात। कितना समय आप थे वहाँ पे? मैं 3 महीने रहा। अच्छा। हाँ, मैं तो बल्कि हैरान हूँ कि मैं 3 महीने से कैसे रहा, क्योंकि हाँ देखिए ना, अब एयर कंडीशन के दफ्तर जाओ घर से, बाद में वहाँ पे 28% से मुझे याद है, और एक फैन था, उसको शेयर करते थे। खाना ऐसा ही था, और सबसे जो बुरी बात थी, ये लेटरिन्स ड्राई थी, फ्लश नहीं था। तो ये हमारे साथ राम बहादुर राय साहब हैं, वरिष्ठ पत्रकार। आपने भी बहुत क्लोजली आप रहे हैं, खासतौर से जेपी आंदोलन उस समय अपने बिल्कुल ऊर्ज पर था। आप लोग बहुत वहां पर नजदीकी से आप लोगों ने इसे देखा है। वो क्या टाइम था, और किस प्रकार से जेपी जो है वो संपूर्ण क्रांति का नारा दे रहे थे, कह रहे थे कि भ्रष्टाचार के खिलाफ, महंगाई के खिलाफ लोगों को इकट्ठा करने का, ये इसके बारे में थोड़ा सा जरा आप बताएंगे। मैं जेपी आंदोलन का एक कार्यकर्ता था। आज जब मैं 40 साल पहले की घटना के बारे में सोचता हूँ, तो 2-3 बातें मेरे ख्याल में आती हैं। पहली बात ये कि जो आंदोलन का नेतृत्व था, वह गफलत में था। उसे इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि इंदिरा गांधी इमरजेंसी भी लगा सकती हैं, जिसे बाद में जेपी ने जेल में स्वीकार भी किया, और कहा कि मैं ये नहीं सोचता था कि जवाहरलाल नेहरू की बेटी इस हद तक जा सकती है, और अगर वो जाएगी तो कांग्रेस के नेता उसको वहाँ तक जाने देंगे, ये भी मैं नहीं सोचता था। मेरा ये मानना है कि इमरजेंसी लगने के पहले दौर में करीब 3-4 महीने तक तो पूरे देश में सदमा था। मैं स्वयं आंदोलन के ही सिलसिले में कानपुर देहात में था। अच्छा। 25 जून को कानपुर देहात में एक सभा थी, जिसमें मुझे जाना था और मैं बोलना था। 25 जून की सभा के बाद मैं वहीं रुक गया, और सुबह हम उठे तो मालूम पड़ा कि इमरजेंसी लग गई है। और तब जैसा कि उस समय सब लोग सदमे में थे, ये निर्णय हुआ कि जो जिस केंद्र पर है वहीं वापस जाए। मैं पटना पहुंचा। पटना पहुंच करके मैंने 2 लोगों से भेंट की, एक गोविंदाचार्य और दूसरे त्रिपुरारी शरण। त्रिपुरारी शरण जेपी के सहयोगी हुआ करते थे। इन दोनों ने मुझे सलाह दी कि आप जहां बच सकते हैं वहां यहाँ से निकल जाइए, पटना में आपका गिरफ्तार होना बहुत माने संभव है कि तुरंत गिरफ्तार हो सकते हैं। ये बात 28 जून की है। उस दिन मैं निकल करके, और मैंने सोचा कि जहाँ पढ़ाई लिखाई हमारी हुई है, बनारस
वहाँ मैं बच सकूँगा। बनारस गया और मैं उसको अपना दुर्भाग्य कहूँ या इमरजेंसी का दुर्भाग्य कहूँ या लोकतंत्र का कहूँ, लेकिन झोला अपना रखने के बाद मैं जिस सुरक्षित स्थान की तरफ जा रहा था उसके बीच में एक मैदागिन नाम का स्थान होता है, जो बनारस का गोदौलिया के बाद सबसे महत्वपूर्ण केंद्र है। उसके पास में ही कोतवाली है। मैदागिन पर उस समय के बनारस के लोकसभा सदस्य सुधाकर पांडे और उनके लोग बैठे हुए थे। सड़क पार करते हुए कांग्रेस के लोगों ने देखा कि राम बहादुर राय सड़क पार कर रहे हैं। दौड़कर उन्होंने कोतवाली में सूचना दी और अभी मैं सड़क के किनारे पहुंचा ही था कि चारों तरफ से करीब 150-200 पुलिस ने हमको घेर लिया। उसके बाद मुझे कोतवाली ले जाया गया। जो कोतवाल था उस समय वो हमारे मित्र का बड़ा भाई था। अच्छा। R.K. राय उसका नाम था। उसने कहा कांग्रेस के लोगों को कि मैं इनको जानता नहीं, बनारस में इनकी कोई गतिविधि नहीं है, लिहाजा मैं न इनको DIR में अरेस्ट करूंगा न इमिसा में अरेस्ट करूंगा। लेकिन कांग्रेस के लोगों ने वहाँ के जिलाधिकारी पर दबाव डालकर और पटना के जिलाधिकारी से, उस समय इतनी संचार की व्यवस्थाएं नहीं थी, बिल्कुल, तो करीब 14 घंटे तक मुझे कोतवाली में हिरासत में रखा गया। और 14 घंटे बाद जब पटना से बिहार आंदोलन के बारे में या बिहार आंदोलन में हमारी भूमिका के बारे में सूचना आई, तब मुझे DIR में बनारस के जेल में भेज दिया गया। थोड़े दिनों बनारस जेल में हम लोग बैठे हुए थे और जैसा कुलदीप नैयर साहब ने कहा खाना बहुत खराब मिलता था। हम लोगों को थोड़ी आज़ादी थी, राशन खुद मंगाते थे, चावल बिनते थे, भोजन बनाते थे। चावल बिन रहे थे तभी मजाक में, और तब तक 2-3 दिन बाद लालमणि चौबे, जो उन्होंने इस्तीफा दे दिया था MLA से, और वो भी मेरी तरह बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए थे। लालमणि चौबे को भी लगा कि बनारस चलेंगे तो बच जाएंगे, परंतु दूसरे दिन वो भी गिरफ्तार हो गए। तो मैंने लालमणि चौबे से कहा कि चौबे जी, ये जो चौका घाट की जेल की दीवार है वो तो बहुत नीची है। हजारीबाग की जो दीवार थी वो बहुत ऊंची थी, तब भी JP फांद गए थे उसको, तो आप तो इसको पार कर सकते हैं। जब मैं ये कह रहा था तो हमको नहीं मालूम था कि हमारे बीच में ही कोई इंटेलिजेंस का भी आदमी बैठा हुआ है। अच्छा। उसने तुरंत सुपरिंटेंडेंट को ये सूचना दी और 5-7 मिनट के अंदर ही जिला जेल का सुपरिंटेंडेंट आया और उसके पास 17 लोगों की एक लिस्ट थी। उसने कहा कि वो खड़ा हुआ, 17 लोगों के नाम पढ़े और कहा कि आप लोग 5 मिनट के अंदर तैयार हो जाइए, आप सबको सेंट्रल जेल ट्रांसफ़र किया जा रहा है। तो बनारस के सेंट्रल जेल यानी जो शिवपुर में होता है, वहाँ फिर हम 10 महीने थे। चलिए, और अभी 10 महीने की उसकी यात्रा को जानेंगे, पर पहले जरा अशोक टंडन जी के पास चलते हैं। अशोक टंडन जी, जिस तरह से बड़े बड़े नेताओं की गिरफ्तारी हो गई और ये कहा गया, जो कि किताबों में भी पब्लिश हुआ, कि 6 महीने पहले से ही इसकी तैयारियां जो है वो कर ली गई थी। किस तरह से आप याद कर रहे हैं उन क्षणों को, और खासतौर से जो राजनीति जो बेचैन हो रही थी इस समय, बड़े बड़े नेताओं को जेल में भर दिया गया था? मैं उस समय पत्रकारिता में नया नया आया था, तो इमरजेंसी की सारी घटनाओं को मैंने रिपोर्ट किया। मुझे याद है उस दिन रामलीला मैदान में। छपता कहाँ था वो? हाँ जी, छपता था वो कहीं? नहीं, छपने वाली बात भी मैं बताऊंगा। लेकिन जिस दिन ये इमरजेंसी रात को लगी, उस दिन शाम को दिन भर रामलीला मैदान में एक बहुत बड़ी रैली थी। जयप्रकाश जी ने उस रैली को एड्रेस किया था, हम लोगों ने उसको रिपोर्ट किया, हम लोग वहीं थे जी। और उसके बाद उन्होंने जिस प्रकार से वहाँ आह्वान किया जनता को, तो रिपोर्ट करते हुए रात को 10 बजे के करीब घर पहुँचे। अभी सोए नहीं थे कि 11:30 पौने 12 बजे फोन आया कि जयप्रकाश जी को गिरफ्तार कर लिया गया है, इसे अपने सूत्रों के हवाले से कंफर्म करो। तो अपने सूत्रों से उसको किसी तरह से कंफर्म किया। थोड़ी देर बाद में आया, नहीं अब मलकानी को भी अरेस्ट कर लिया गया है और नेताओं को भी अरेस्ट कर। तो सारी रात उस खबर की पुष्टि करने में और वो समाचार देने में बीती।
सुबह जब ऑफिस पहुंचे तो सब अखबारों के दफ्तर में सरकारी कर्मचारी वहां पहुंच गए थे। जो सरकारी अधिकारी थे उनको कहा गया कि ये लोग जो हैं आज से आपका सेंसर होंगे, सेंसर अधिकारी होंगे। जो भी खबर आप देंगे पहले आप उनको दिखाएंगे, उसमें वो जो कुछ भी काटना चाहेंगे, यानी सरकार के खिलाफ कुछ भी अगर होगा तो उसको काट दिया जाएगा और उसके बाद ये खबर जो है प्रसारित होगी। तो आपने जैसे कहा कि उन दिनों में फिर छपता वो था जो सरकार चाहती थी। अगर किसी का भाषण हम लोगों ने रिपोर्ट किया है, चाहे फिर वो सरकार के मंत्री का ही क्यों ना हो, उसको भी सेंसर का अधिकारी देखता था कि कहीं किसी ने बीच में कुछ इस प्रकार की बात तो नहीं लिख दी कि जो सरकार विरोधी हो। तो सेंसर अधिकारी सभी अखबारों के दफ्तरों में, सभी न्यूज एजेंसी के ऑफिस में थे। और जो न्यूज एजेंसी थी जिसमें हम लोग काम करते थे, वो 4 एजेंसीज को एक दिन में ही मिलाकर एक एजेंसी बना दिया गया। सभी एक ही जगह बैठते थे और उसका नाम रखा गया समाचार। अच्छा। और जैसे कि जब फिर 1977 में जनता पार्टी की सरकार बनी तो उन न्यूज एजेंसीज के बारे में कुलदीप नैयर जी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी थी कि इनको क्यों इकट्ठा किया गया और फिर किस तरह से वो बाद में अलग अलग हुई। तो कुल मिलाकर जो अनुभव इमरजेंसी को कवर करने का था प्रत्यक्ष रूप से एक यंग रिपोर्टर के तौर पर, वो हमने देखा। और उसमें जैसा कहा जाता है कि अधिकांश पत्रकार जो थे वो उस परिस्थिति को स्वीकार करके काम करते थे। बहुत कम लोगों ने विरोध किया और उनमें कुलदीप नैयर जी का नाम सबसे आगे आता है। जॉर्ज वर्गीस थे जो हिंदुस्तान टाइम्स के उस समय एडिटर थे। कुछ और अखबारों में बहुत दबंग पत्रकार, वरिष्ठ पत्रकार थे जिन्होंने खुलकर विरोध किया। लेकिन कुल मिलाकर उन 19 महीने में जो भी रिपोर्टिंग हुई वो सब सेंसर थी। आज की जनता, आज की नौजवान पीढ़ी शायद वो सेंसर को समझ नहीं सकती, कल्पना ही नहीं कर सकती, कल्पना ही नहीं कर सकती कि किसी प्रकार से खबरों को भी सेंसर किया जा सकता है। लेकिन उस समय की सारी खबरें सेंसर होकर ही अखबारों में छपती थी। जी, हमारे साथ मृदुला गर्ग जी हैं, जानी मानी लेखिका। मृदुला जी, उस समय तो सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, रामधारी दिनकर की ये जो कविता की पंक्तियां हैं वो तो गूंजती थी उस वक्त। क्या कुछ लिखा जा रहा था, पढ़ा जा रहा था, लेखक जो है वो भी अंडरग्राउंड हो गए थे बहुत सारे लोग। क्या था, खासतौर से लेखकों की बिरादरी ने कैसे महसूस किया इमरजेंसी की पीड़ा को? इमरजेंसी जैसे हमारे लिए तो एक हादसा थी। हमने सोचा ही नहीं था कि आज़ादी के बाद ऐसा हो सकता है। बिल्कुल। मैं तो उस समय 1 ही साल पहले मेरा उपन्यास छपा था 1975 में, पहला उपन्यास। तो मैं तो बिल्कुल नई लेखिका थी और मुझे इस काबिल भी नहीं समझा गया कि मुझे कोई गिरफ्तार करे। सही। मुझे आज़ादी से बहुत ही मोह था और मेरे लिए एक बड़ा हादसा ये था कि मेरे पिताजी इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाए और 1976 में ही उनका निधन हो गया। मगर मुझे याद है कि एक दैनिक हिंदुस्तान से एक पत्रकार ने सब लेखकों से बात की थी। तो मुझे बतौर एक युवा लेखक मुझसे भी बात की, तो मैंने दन से कहा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर तो कोई बंदिश किसी हाल होनी ही नहीं चाहिए। तो उन्होंने कहा कि नहीं, आप जानते हैं कि हर जगह सेंसर बैठा हुआ है। मैंने कहा सेंसर बैठना ही नहीं चाहिए, अगर बैठा हुआ है फिर भी हमें बोलना ही चाहिए। ये बेअक्ली थी, कोई ऐसा नहीं कि मैंने बहुत सोच समझ के ये बात कही थी। मेरे ये अंत प्रज्ञा से निकली, क्योंकि हमने अपने पिता को देखा था, हमने आज़ादी के आंदोलन को देखा था बचपन में, और हम सोच ही नहीं सकते थे कि आज़ाद देश में तानाशाही आ सकती है। फिर उसके बाद जैसे जगदम्बा प्रसाद दीक्षित तो बहुत लंबा अरसा जेल में रहे। पंकज सिंह जो युवा लेखक थे वो यहाँ वहाँ भागते रहे, बचते रहे। दुर्गा भागवत, बहुत लोग, और IIT में पढ़ाने वाले लोग थे। इमरजेंसी का लगना, एक बार लोकतंत्र में तानाशाही का आना और रहना, इससे हमारा तमाम सोच बदल गया। मतलब अब तक ये होता है कि किसी भी किताब को आप बैन कर दीजिए, किसी भी इतिहास की किताब पर आप प्रतिबंध लगा दीजिए, किसी भी कारण, चाहे उस पर अश्लीलता का आरोप लगा दें, चाहे उस पर राजनीतिक, एक तो बहुत ही हमारे यहाँ जुमला है कि इससे भावनाएं आहत होंगी किसी भी एक समुदाय की। कौन समुदाय है जो इतना महत्वपूर्ण है कि उसकी भावनाएं महत्वपूर्ण है? हमारी आपकी भावनाएं तो महत्वपूर्ण है नहीं, वो तो आहत होती ही रहती हैं।
तो ये तभी से एक चीज आई है। हमारे साथ प्रफुल्ल केतकर, संपादक ऑर्गेनाइजर। प्रफुल्ल जी, आप जिस तरह से एक्सपीरियंसेस बता रहे हैं, लेकिन उसके बाद की जनरेशन ने भी उस चीज़ को पढ़ा है, समझा है, परिवारों में उन बातों को सुना है, और आप तो संपादक भी हैं। किस तरह से उस दौर को आप देखते हैं, एनालाइज करते हैं? अशोक जी ने जिनका नाम लिया, KR मलकानी जी उस समय ऑर्गेनाइजर के संपादक हुआ करते थे। अच्छा। और बाकी जगह पे तो शायद बातें चल रही है, जुमले चल रहे कि झुकने के लिए कहा, रेंग रहे थे, लेकिन ऑर्गेनाइजर एक ऐसी पत्रिका थी जो उसी रात सील हो गई थी, क्योंकि इस सारे आपातकाल के इसमें सबसे बड़ा एक तरह से अपने राजनीतिक जो प्रभुत्व है उसको धोखा जो देखा दिया जाता था, वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का देखा दिया जाता था। और उस वक्त मदरलैंड बहुत मशहूर, मदरलैंड वृत्तपत्र दैनिक डेली चलता था और ऑर्गेनाइजर वीकली के रूप में चलता था, तो इन पर बैन लगा था, सील हो गए थे। और उसके बाद खड़ा करने के लिए मलकानी जी और भारत प्रकाशन के उस समय के लोगों ने जो जिस तरह से खड़ा होने के लिए प्रयास किए, उनके बारे में जब पढ़ता हूं तो रोमांच आता है कि किस तरह से लोगों ने त्याग करके पत्रकारिता को, राष्ट्रीय विचारों के प्रवाह को आगे बढ़ाने के लिए काम किया। दूसरा अनुभव मेरे व्यक्तिगत परिवार से है, क्योंकि मेरे पिताजी उस समय जेल में थे। तो उस समय की अनुभव कुछ माताजी बताती है कि किस तरह से अपनी जान पर खेलकर भी लोग एक दूसरे को समाचार देने के लिए रात रात को कुछ लोग एक दूसरे के परिवार का ख्याल रखने के लिए अंडरग्राउंड होते हुए ध्यान रखते थे कि इस परिवार को यह आवश्यकता होगी। तो मुझे लगता है कि एक तरफ ये बात सही है, क्योंकि विरोधी दल के बहुत सारे लोग अंदर होने के वजह से, जेल में होने के वजह से जिस तरह का विरोध दिखना चाहिए था, और क्योंकि स्टेट मशीनरी बहुत ऑर्गेनाइज होती है, उसके दमन के सामने खड़ा होना अपने आप में बहुत मुश्किल बात होती है सामान्य जनता के लिए, जब खास करके नेतृत्व ना हो। लेकिन ऐसे समय भी जनता के बीच में एक संवाद का माध्यम बनाए रखने का काम सर्वसामान्य लोगों ने बड़े बखूबी किया, और उसका कुछ हद तक डॉक्यूमेंटेशन भी हुआ। लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि आज प्रत्यक्ष रूप से कुलदीप जी है, राय साहब है, अशोक जी है, मृदुला जी है, इनके जैसे लोगों से बात करके इमरजेंसी के अनुभव को और भी संकलित होने की आवश्यकता है। और उस समय लोकतंत्र पर जो जो आघात हुए, संविधान पर हुए, उनको कहीं ना कहीं अगली जनरेशन तक, क्योंकि मैं तो 2 जनरेशन के बीच वाली जनरेशन हूं, जो कुछ अनुभव मैंने शेयर किए, लेकिन जो डिजिटल कॉन्शियसनेस के साथ, सोशल मीडिया के साथ सामने हुई जनरेशन है, शायद उसको उसका अंदेशा नहीं होगा। तो वैसा आघात, वैसी आहत फिर से ना हो कि लोकतंत्र पर ऐसा भी हो सकता है, इसलिए उनके साथ वो अनुभव साझा करना बहुत आवश्यक है। हमारे साथ प्रोफेसर सलिल मिश्रा। प्रोफेसर सलिल मिश्रा, जिस तरह से हम जानते हैं काले अध्याय के रूप में इतिहासकार इस अध्याय को दर्ज करते हैं, हमारे लोकतंत्र का इतिहास जब लिखा जाएगा तो ये काला अध्याय, उस युग को आप एक इतिहासकार की नजर से कैसे देख रहे हैं? नीलम जी, मुझे लगता है कि एक इतिहासकार के नजरिए से 3 बातें मुझे महत्वपूर्ण लगती हैं जो कि बताई जानी चाहिए। पहली तो ये कि वो हमारी राजनीति का एक बहुत ही क्राइसिस का समय था। 1960s का अगर आप पूरा दशक देखें तो 3 लड़ाइयां, 62 में, 65 में, 71 में, ओपेक का क्राइसिस, फूड क्राइसिस, फेमीन, अमेरिका का हमारे ऊपर प्रेशर और आर्म ट्विस्टिंग, बांग्लादेश की प्रॉब्लम, ये सब इतना ज्यादा हो गया था, इतना बड़ा क्राइसिस हो गया था कि भारत जैसे पारंपरिक समाज के लिए इस तरह के क्राइसिस में या तो ये पूरा अनार्की की तरफ जा सकता था या पूरा अथॉरिटेरियनिज्म की तरफ जा सकता था। और थोड़ा बहुत ये जो दौर था, हमने दोनों को ही एक्सपीरियंस किया हमारे समाज। अच्छी बात यह है कि समाज की हमारी स्ट्रेंथ ये थी कि उस दोनों पर उसने अंततः विजय प्राप्त की, तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण चीज थी। दूसरी बात जो मुझे इंपॉर्टेंट एक इतिहासकार के नजरिए से लगती है कि भारत के समाज और भारत के लोगों के बारे में एक खास तरह की बहस चल निकली थी। उस समय कांग्रेस के लोग भी कहते थे कि डेमोक्रेसी सिक हो गई है, उसको बिटर पिल की जरूरत है, और हमारा गरीब देश है, लोगों को रोटी से, आजादी और रोटी के बीच में लोगों से कहा जाएगा तो वो रोटी को चुनेंगे आजादी
आजादी को नहीं चुनेंगे, इसलिए हमारी डेमोक्रेसी को थोड़ा स्केल डाउन कर सकते हैं ताकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट बढ़े। उस सारी डिबेट का बहुत बेहतर जवाब देश की जनता ने खुद दिया, और वो जवाब ये दिया कि हमें रोटी तो चाहिए ही है, लेकिन हमें रोटी जो है वो आजादी के एक्सपेंस पे नहीं चाहिए, आजादी भी उतनी इंपॉर्टेंट है। तो 1977 का जो जनादेश था वो कहीं ना कहीं पे आजादी और लिबर्टी के लिए था, जो कि इस देश की जनता की चॉइस थी। वो बहुत इंपॉर्टेंट बात मुझे लगती। तीसरी बात ब्रीफली जो मुझे इंपॉर्टेंट लगती है वो ये है कि जो हमारा डेमोक्रेटिक एक्सपीरियंस था, जो कि दुनिया के लिए, खासतौर से यूरोप के देशों के लिए एक कुछ तरह से एनिग्मा बना हुआ था। वो कहते थे कि डेमोक्रेसी तो यहाँ एक एपिसोड है, खत्म हो जाएगी, इंडिया मोस्ट डेंजरस डेकेड, बर्निंग इंडिया, डेमोक्रेसी चलेगी नहीं, और कैसे गलती की है लोगों ने कि जितना जहां इतनी कम लिटरेसी है वहां पर डेमोक्रेसी कैसे कर दी, वो तो डेवलप्ड वर्ल्ड के लिए वगैरह वगैरह। और कहीं कहीं लगा कि 70 के दशक तक आते आते कि कहीं उनकी बात सही तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि डेमोक्रेसी एक एबरेशन थी, एक एपिसोड थी जो कि अब खत्म हो जाएगी और भारत फिर उसी ढर्रे पे चलेगा जैसे कि तीसरी दुनिया के और देश चल रहे हैं। उसमें महत्वपूर्ण बात है कि देश की जनता ने फिर एक बार फैसला किया, और वो फैसला ये किया कि हमारी डेमोक्रेसी के रूट्स जो हैं वो नेशनल मूवमेंट में भी और हमारी ट्रेडिशंस में भी हैं, इसलिए वो इतनी जल्दी से जाने वाले नहीं है। और 77 जो है वो उसका एक बहुत ही इंफैटिक एक स्टेटमेंट है। तो मैं इन तीनों चीजों को एक इतिहासकार के नजरिए से, जो लोग जिन्होंने इमरजेंसी को नहीं देखा है, उनको ये तीन बातें बताना चाहूंगा। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं सलिल जी। और आम जनता ने उस वक्त आपातकाल के दौर में क्या कुछ देखा, क्या कुछ भोगा, क्या कुछ उनके अनुभव रहे इस आपातकाल को लेकर। हमारे साथ में बहुत सारे ऐसे लोग बैठे हैं जिनसे हम बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे और रिकॉर्ड कर लेंगे, दर्ज कर लेंगे आने वाली पीढ़ियों के लिए। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, आप देखते रहिए चर्चा में। Now the national news channel of India, live on your mobile phone. Get the news on the go. Watch top videos, get the latest news and continuous news on your mobile phone. Download DD News app now. Visit the Android Play Store, search for DD News, download the app to your phone. Get the power of information at your fingertips. DD News. Only news, complete news. ब्रेकिंग न्यूज की रेस से हटकर खबरें कुछ अच्छी भी हैं, खबरें जो बढ़ाएंगी हौसला और विश्वास, उम्मीद भरी खबरें जो लाएंगी मुस्कान। गुड न्यूज इंडिया। भाग दौड़ की जिंदगी में फुर्सत कहाँ? लंबी कहानी के लिए, खूब सारी बहस के लिए चाहिए केवल खबर, जल्द जल्द खबर। बस 5 मिनट में 15 खबरें, सिर्फ डीडी न्यूज पर। चर्चा में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम आपातकाल की यादों को ताज़ा कर रहे हैं। यहाँ विशिष्ट मेहमान बैठे हैं, जनता जनार्दन बैठी है, जिनसे हम उनके अनुभवों को जान रहे हैं। हमने कुछ ऐसे ही और लोगों के भी अनुभवों को जानने की कोशिश की, उन्हें रिकॉर्ड किया। आइए ज़रा सुन लेते हैं वो आपातकाल को कैसे याद कर रहे हैं। इंदिरा गांधी ने अपनी जस्टिफिकेशन में कहा कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बिल्कुल भंग हो गया था और जेपी मूवमेंट वाज आउट ऑफ कंट्रोल। लेकिन अभी मेरा किताब से पता लग जाता है कि 6 महीने इमरजेंसी से पहले उन्होंने सोचा था इमरजेंसी इम्पोज करने के लिए। बड़े पैमाने पर एक कांग्रेस के खिलाफ एक वातावरण जो है देश में बनना जो है शुरू हुआ था। 25 जून को जो रामलीला मैदान में जयप्रकाश जी की रैली हुई, उस महान बगावती मीटिंग ने इंदिरा जी और उनके तमाम सहयोगियों के होश उड़ा दिए। इमरजेंसी देश के ऊपर एक कहिए कि बिजली की तरह गिरी, और जहाँ पे कोई कम से कम कॉन्स्टिट्यूशनल क्लाउड्स या किसी किस्म के टर्बुलेंस नहीं देख रहा था। देश के लोकतंत्र के ऊपर सबसे बड़ा हमला जो 1947 के बाद हुआ वो आपातकालीन स्थिति थी।
एक प्रकार से कहें तो लोकतंत्र को सस्पेंड कर दिया गया, नागरिक अधिकारों का हनन हो गया, उनको समाप्त कर दिया गया, मीडिया की स्वतंत्रता छीन ली गई, न्यायपालिका की प्राइमेसी और स्वतंत्रता छीन ली गई। ये वो काल था। तो वो जून का ही महीना था जब ये आपातकाल लगा था और लोग स्तब्ध रह गए थे, शौक में आ गए थे कि आखिर जिस लोकतंत्र को उन्होंने अपने लिए चुना था, आज ये कैसा दौर उस लोकतंत्र में उन्हें नजर आ रहा है। आइए जरा जनता जनार्दन की राय ले लें, उनसे जान लें उनके अनुभवों के बारे में। हमारे साथ में कुछ लोग बैठे हैं जिनसे हम बात करेंगे। जी बताइए, कौन बात करेंगे? हाँ, आपको याद आता है आपातकाल का दिन? जी। कैसे याद करते हैं? मैं असल में उस वक़्त पिक्चर देख कर आ रहा था, तो मैं रहता था उस वक़्त काजी हाउस में। तो मैंने देखा कि मेरे बच्चे जो हैं वो ऊपर से देख रहे थे कि भाई डैडी अभी आए नहीं हैं, क्या बात है। जब मैंने पूछा तो उन्होंने कहा जी कि साथ में पुलिस स्टेशन है, वहाँ से 2-3 बार आदमी आ चुके हैं, आपको पूछ रहे हैं। मैंने कहा मेरे को क्यों पूछ रहे हैं? तो मैं चला गया थाने में। तो ऐसा ही मेरा एक फ्रेंड थे, वो कुछ जानकारी चाहते थे किसी परिवार के बारे में कि उनको सीताराम बाजार में कोई रहता था, उनको गिरफ्तार करना चाह रहे थे। मैंने कहा उन्होंने क्या किया है? वो कहते आपको पता नहीं इमरजेंसी लग चुकी है, इमरजेंसी में सबके अधिकार जो हैं छिन चुके हैं, और वो एक ऐसे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, आपके दोस्त हैं। मैंने कहा भैया मैं तो नहीं जानता, उनका घर तो मैंने नहीं देखा, हालांकि मैं जानता था, लेकिन मैंने उसको इनकार किया। उन्होंने मुझे कहा नहीं आप बताओगे, क्योंकि हमने लिस्ट तैयार कर रहे हैं, ये बड़ी ज़रूरी है, हमने आज रात तक उनको गिरफ्तार करना है, कहीं भाग ना जाएं। लेकिन मैंने खैर बताया नहीं। लेकिन उस वक़्त पुलिस का ये हाल था कि वो सड़कों पर दौड़ रही थी, कभी इधर, और हम भयभीत थे कि ऐसा कौन सा आफत आ गई है कि इन्होंने इस तरीके से देश में ऐसी स्थिति पैदा कर दी है कि लोग भयभीत हैं। हम तो थे, हमारे बच्चे भी थे, और साथ के पड़ोसी भी उस वक़्त जैसे ही घर पहुंचा वो आगे पूछने के लिए क्या हो रहा है। मैंने कहा भैया मेरे साथ तो अभी नहीं हुआ, लेकिन बहुतों के साथ ये होने वाला है। उससे मुझे डर का एक माहौल, एक भय का माहौल। जी साहब, आपको याद आता है कैसे? हाँ, मैं तो मेरी एज उस समय लगभग 35 ईयर्स रही होगी। अच्छा। तो इतने जागरूक तो नहीं थे जो आज हम हैं। जाहिर है उस समय इतना मीडिया भी नहीं था उतना। हाँ, ऑफिसों में मैं नॉन सर्विस करता था, मिनिस्ट्री में था, तो डिसिप्लिन इतना सख्त कर दिया गया, कोई टाइम पर आएगा, टाइम पर जाएगा, इधर उधर की बात नहीं करेगा किसी से, कोई किसी किस्म की। अच्छा। और अपने काम में पूरे रहेंगे। ऑफिसर भी ऊपर तक सारे अलर्ट हो गए। तो 24 घंटे समझो कि वो कर्फ्यू का असर अंदर तक पहुंच गया। अच्छा। तो हम लोगों को जो है किसी से बात करने तक की भी वो नहीं थी, घर आया सीधे जाओ। तो आपको लग नहीं रहा था ये क्या हो रहा है? मतलब ये हम तो बड़े आज़ाद देश, आज़ाद मुल्क में ये क्या हो रहा है? ना वो अच्छा तो नहीं लगता था। वो सब सारी मुश्किलें खड़ी हो गई। सारी बाहर में जाए, कहीं भी जाए, तो हर जगह माहौल ऐसा टेंस था, कर्फ्यू सा लगा हुआ कि कहीं पर क्या हो जाएगा, किस टाइम पता नहीं, कुछ पता नहीं। यही। कुलदीप जी ये बताइए, 3 महीने के बाद जब आप बाहर आए, तब आपने, जैसे आप कह रहे थे कि वो सीप-इन होता है जब कोई चीज धीरे से होता है, लेकिन फिर वो गहरे असर करता है। 3 महीने बाद जब आप बाहर आए तब आपने क्या देखा, और क्या कुछ उस वक्त की तस्वीर देखो थी? ये एक बात देखिए कि जाने से पहले जी मैंने जर्नलिस्टों को इकट्ठा किया था कि भाई देखिए एक इमरजेंसी लगी है तो इस पर कंडेम करें रेजोल्यूशन। तो मैं हैरान था कि मेरे जाने से दूसरों में 103 जर्नलिस्ट वहाँ मौजूद थे कि जिन्होंने इमरजेंसी कंडेम की। लेकिन जब मैं वापस आया 3 महीने के बाद, तो अब कोई जर्नलिस्ट मेरे साथ चलने को तैयार नहीं। डर था, पता नहीं डर से क्या होगा। जो सबसे बड़ी जो की उसने संजय गांधी ने या मिसेस गांधी ने लोगों के डर को कायम कर दिया। भय का एक माहौल, पता नहीं क्या हो चला। अशोक जी कुछ कह रहे हैं? जो नई पीढ़ी के लिए एक बहुत ही खास बात जो हैरान करने वाली होगी कि जब 1977 का चुनाव हुआ इमरजेंसी के बाद, उसमें जो जनता का रिस्पांस था वो आज आप सोच नहीं सकते। बिल्कुल।
नेताओं की पब्लिक मीटिंग अनाउंस होती थी, जैसे मान लीजिए कोई नेता आने वाला है रात को 10 बजे या 9 बजे, तो 2 बजे तक अगर वो नेता रात के नहीं पहुंचा, सुबह के, तो लाखों की भीड़ वहां बैठी रहती। इतना जन समूह का ये जो प्रतिक्रिया थी इमरजेंसी के खिलाफ, 77 के चुनाव में जिस तरह से जनता उमड़ी और नेताओं को सुनने के लिए घंटों, क्या 12-12 घंटे वेट की, और जो चुनाव परिणाम आया 85 सीट पर उत्तर प्रदेश, लोग जो कैंडिडेट लाखों से वोटों से जीता, इतना मार्जिन हुआ, और लोग जेल में बैठे हुए भी चुनाव जीत रहे हैं। लेकिन मैं बता रहा हूँ, जो मीटिंग, पब्लिक मीटिंग हमने कवर की, इलेक्शन रैली, आज आप कल्पना नहीं कर सकते, और अपने से लाखों लोग घंटों बैठे हुए और कोई चिंता नहीं। लेकिन एक बार, और जो चुनाव परिणाम आया वो जनता की जो भावना थी उसको दर्शाता है। लोकतंत्र में मैं एक बात बताऊं आपको। हाँ जी। 18 जनवरी 1977 को लोकसभा चुनाव की घोषणा हुई है। हम लोग उस समय इलाहाबाद में कुंभ लगा हुआ था और जेल से मैं बाहर आ गया था, अंडरग्राउंड वर्किंग में था। कुंभ में ही हम लोगों को ये मालूम हुआ कि लोकसभा के चुनाव की घोषणा हो गई है। उसके बाद मैंने बहुत बड़े नेताओं को, उनका नाम लेना मैं उचित नहीं समझता अभी, लेकिन 4-5 जो देश के शिखर नेता थे उनमें सबसे हमने मुलाकात की, दिल्ली आकर मुलाकात की। कुछ लोग जो जेल में थे उनसे मिला। मैं आपको एक तथ्य बताता हूं, और मेरा ख्याल है श्री कुलदीप नैयर भी उससे सहमत होंगे कि चुनाव की घोषणा के बाद देश के जो भी बड़े नेता थे वे स्वयं भी इतने सहमे हुए थे और अपने पूर्व क्षेत्र से चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं थे। लेकिन हुआ क्या, उनको डर था कि इमरजेंसी में चुनाव हो रहा है, लोग डरे हुए हैं, हमको पैसा कहाँ से आएगा, हमारे समर्थन में लोग कहाँ आएंगे। मैं आपको बताता हूं एक सेकंड। लेकिन 3 फरवरी वो तारीख है जो दरअसल ऐतिहासिक तारीख है। हम लोग चंद्रभान गुप्त के घर पर मोती महल लखनऊ में बैठे हुए थे और आगे की तैयारी में लगे हुए थे। तब तक अचानक चंद्रभान गुप्त को एक फ़ोन आया कि हेमवती नंदन बहुगुणा, बाबू जगजीवन राम और नंदिनी सतपथी ने कांग्रेस छोड़ दिया, कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी बना ली। मैं आपको कहूँगा कि अशोक टंडन जी ने जो बात बताई है, 3 फरवरी 1977 के बाद लोगों का भय खत्म हुआ, विपक्ष में भी साहस आया, बिल्कुल, और लोगों के में भी लगा कि हाँ, हम लोकतंत्र की लड़ाई अब जीत सकते हैं। जी, हमारे साथ में कुछ और लोग हैं, अपनी बात कहेंगे। हाँ, बताइए साहब। मैडम जी, मोटी बात यह है कि इमरजेंसी उस हालात में लगती है कि अंदरूनी हालत अशांति हो, हाँ, बाहर का आक्रमण, देश की सुरक्षा को खतरा हो, सिविल वार जैसी हालात हो, ऐसी कोई भी हालात नहीं थी। इमरजेंसी की जरूरत ही नहीं थी उस टाइम, बस वो अपनी कुर्सी को बचाने के लिए, सरकार को बचाने के लिए। जी हाँ, और कौन बोलेगा? हाँ, ठीक बोला। मैडम, मेरा सवाल है, यहाँ जितने बुद्धिजीवी लोग बैठे हुए हैं, कब तक हम लोग ऐसे ही वार्ता और संगोष्ठियों के माध्यम से इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे? क्या आपातकाल के दौरान जो कुकृत्य किया गया था वो एक अध्याय के रूप में हमारे पाठ्यक्रमों में शामिल नहीं हो सकता है? ओके जी, हाँ, ओके, हाँ जी, बताइए भाई साहब जी। मैडम, उस वक्त मैं एक स्कूल में टीजीटी था, तो हमारे प्रमोशन रुक गया था। हमें ये कह दिया गया था कि 5-5 केस नसबंदी के लाओ। अच्छा, जब तक आप नसबंदी की केस नहीं लाएंगे आपका कोई प्रमोशन नहीं होगा। तो सारे टीचर बड़े भयभीत हो गए, वे कैसे लाएंगे, कहाँ से लाएंगे। बिल्कुल। तो उस वक्त जो है एक माहौल बड़ा डर का जो है वो हो गया था स्कूलों में भी। जी हाँ, ये सही कह रहे हैं कि मैं भी टीचर हूँ, रिटायर्ड हुआ हूँ थोड़ा पास से। हाँ। तो उस समय कहा गया कि आप केस लेके आइए, तब मैं अनमैरिड ही था, तो मैं कोई केस लेके नहीं, मेरा ट्रांसफर कर दिया गया वहाँ से। बताइए जी। हाँ, आपको याद आप कुछ आप बताते हैं, आपके घर वाले बताते हैं, आप पढ़ते हैं इसके बारे में? हाँ मैम, मेरे पिताजी भी उस टाइम बहुत यंग थे और उन लोगों को भी, वो जेएनयू के उस टाइम स्टूडेंट थे, तो उस टाइम में उनको बहुत ज़्यादा पीड़ा झेलनी पड़ी थी। उन लोगों को बहुत
लाठीचार्ज भी हुआ था, तो प्रोटेस्ट के बहुत ज़्यादा पार्ट थे, और ही वाज आल्सो वन ऑफ द विक्टिम्स ऑफ इमरजेंसी। अच्छा जी, हमारे साथ में कुछ और लोग हैं, अपनी बात शेयर करेंगे। हाँ जी, बोलिए सर। मैं उस टाइम पे 32 साल का था। अच्छा। और जब इमरजेंसी लगी, गवर्नमेंट में हम काम करते थे, और गवर्नमेंट का माहौल ऐसा था कि हम रूलिंग पार्टी के खिलाफ कुछ बोल नहीं सकते थे। ये ऑर्डर थे कि आप कोई पॉलिटिक्स उसमें डिस्कस नहीं करेंगे। और एक और बात बताना चाहता हूँ, मीडिया का काम है ये, सब लोग इंडियन एक्सप्रेस पढ़ना पसंद करते थे, कुलदीप जी बैठे हुए। हिंदुस्तान टाइम्स या दूसरे पेपर्स को लोग पढ़ते नहीं थे, क्योंकि वो कहते थे प्रो गवर्नमेंट है। अगर आपको सही जानकारी चाहिए तो इंडियन एक्सप्रेस, इतनी सेल उसकी होती थी, वो हमें याद है कि लोग कहते थे पता नहीं गवर्नमेंट क्या कर रही है, लेकिन अगर इंडियन एक्सप्रेस आप पढ़ेंगे वो सही देगा। तो बहुत ही, मैं एक बात, एक सेकंड और कहना चाहता हूँ कि उस दौरान में हमारे नागरिक जो अधिकार होते हैं वो पूरे हनन किए जा चुके थे, और इतना माहौल, भय ऐसा सब लोगों में था कि उसकी लोग आज भी कल्पना करके डरते हैं, डर जाते हैं। जी हाँ, बोलो। सर, मेरा आपसे सवाल है राम बहादुर राय सर से कि सर, जैसे इमरजेंसी लगी, आपातकाल लगा, आपातकाल लगने का पहले तो कोई रीज़न देना होता है कि क्यों लग रहा है। दूसरी बात, जब आपातकाल लग गया तो क्या न्यायालय ने उस पर कोई प्रतिक्रिया जाहिर नहीं की? क्योंकि वहाँ पर तो जनहित याचिका का भी रोल होता था, तब भी रोल था, तो उस पर क्या रोल था वहाँ पर न्यायालय का? मतलब ये पूछना चाह रही है कि सब कुछ चीजें खामोश क्यों हो गई, मतलब क्या न्यायालय पर भी समझ गए जी? एक सेंटेंस में राम बहादुर जी। जनहित याचिका का दौर तो दरअसल भगवती साहब जब जज हुए हैं तब शुरू हुआ है, लेकिन उस समय जिस तरह से दूसरे शासन के हिस्से दब गए थे, चुप हो गए थे, वैसे भी न्यायपालिका भी चुप हो गई थी। जी, न्यायपालिका चुप हो गई, संविधान को भी सस्पेंड कर दिया गया था, इसलिए जुडिशरी का इंडिपेंडेंस भी समाप्त हो गया। नहीं, उससे पहले सुपर सेशन ऑफ जजेस हाँ जी, जजेस को उन्होंने, मिसेस गांधी ने चुन चुन के अपने आदमी रखे, और तभी जब सुप्रीम कोर्ट में फैसला हुआ तो एक आदमी जस्टिस खन्ना था जिसने ना की, बाकी सब उनके साथ। बिल्कुल। हाँ जी सर, नई पीढ़ी जिस तरह से आपातकाल के बारे में सुनती है या पुराने वीडियोस कहीं से देखती है, उसके मन में बहुत तरह के सवाल आते हैं। मैं कुछ काव्यात्मक रूप से उसे व्यक्त करना चाहूँगा। है सुना कि उस समय कलम पर भी पहरा लगा था, है सुना कि उस समय विरोध करना भी मना था, है सुना कि उस समय आज़ाद रहना एक सपना था, है सुना कि उस समय एक रोष था, आक्रोश था, पर आज़ादी के दीवानों में गजब का जोश था, सिंहासन खाली करोशा जेपी का उद्घोष था, कुछ ने कहा काला दिवस तो कुछ के लिए अनुशासन पर्व था, हूँ बड़ा कन्फ्यूज में, वो शर्म था या गर्व था, पर है सुना कि व्यक्ति कोई तंत्र पर भारी हुआ था, भविष्य के लिए एक सबक इतिहास में जारी हुआ था। सही सुना आपने और सही लिखा जी। हाँ बोलो। मेरा प्रश्न अशोक जी से है। जैसे कि आप बोल रहे थे हर चीज़ सेंसर हो गई थी, पर कुछ चीज़ अंदरूनी तौर पे भी चलती होंगी। जैसे कुलदीप जी हैं, वो बढ़ चढ़ के आगे निकल के बोल रहे थे, पर कुछ अंदरूनी तौर पे कुछ ऐसे लोग भी थे कि आपने देखा या आपने किया कि खामोशी ना हो, पर इमरजेंसी के खिलाफ कोई आवाज उठा रहा था अंदरूनी तौर पे। जी, ये सब बातें समेटेंगे अपने फाइनल कमेंट्स में, जरा छोटे फटाफट रिएक्शंस ले लें। मैं ये कहना चाहती हूँ कि बेसिकली हमारे जितने भी स्कूल टेक्स्ट बुक्स होते हैं उसमें एक छोटा सा सेक्शन होता है दैट 1975 में इमरजेंसी लगी, बट कंपैरेटिव स्टडी ऑफ द 42nd अमेंडमेंट एक्ट एंड द 44th अमेंडमेंट एक्ट ये कहीं नहीं होता है। प्लस मुझे लगता है कि आज की पीढ़ी बस वो 1975 में इमरजेंसी लगी थी यही याद करके रह जाती है, पर जितने भी नैरेटिव्स हमें मिले हैं वो कहीं नहीं मिल पाते हैं, एंड वी टेक दिस फ्रीडम फॉर ग्रांटेड कि जो है हम थोड़ा सा गैग्ड होता है तो हम कहते हैं कि इमरजेंसी लग गई, जबकि विच इज वेरी रॉन्ग। बिल्कुल। सलील जी, आप इसके बारे में बात करना चाहेंगे? इसका प्रफुल्ल जी ने भी इस बात को रेफर किया कि साहब कहाँ है डॉक्यूमेंटेशन, कहाँ से पढ़ेंगे लोग, कैसे उन्हें मालूम चलेगा कि क्या हुआ था? नहीं, अब तो काफी बेहतर है। शाह कमीशन के सारे पेपर्स आ गए हैं, बहुत सारे लोगों की बात कर रहे हैं लोग जी, टेक्स्ट बुक्स में भी डालने की बात कर रहे हैं। में आ गया है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं है, लेकिन जाहिर सी बात है कि ज्यादा इस पे बात करने की जरूरत है, इसलिए वाकई में लोगों को जानकारी नहीं है तो ज्यादा होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि टेक्स्ट बुक्स में बिल्कुल आया नहीं, टेक्स्ट बुक्स में इमरजेंसी पर बात की गई है और वो है। ओके जी, हाँ बोलिए। मैं थोड़ी चर्चा करना चाहूंगा इस पे, जो भी मैंने अपने बुजुर्गों और पूर्वजों से सुना है और जो मैंने पढ़ा है या मेरे गुरुओं ने मुझे पढ़ाया है, इमरजेंसी एक बंधक रस्सी की तरह है। जब
किसी भी डेमोक्रेसी में पीपुल्स को कंट्रोल करना होता है तो इमरजेंसी लगाई जा सकती। तो वो सीन इंदिरा गांधी जी ने ऑब्जर्व कर लिया था और वो पावर को एंजॉय करना चाहती थी। वो आप सिर्फ सेल्फिश बोल सकते हो उसके लिए, स्वयंभू के तौर पे। हाँ, स्वयंभू, लाइक जी क्वीन एलिजाबेथ। बोलिए सर। मेरा एक ऑब्जर्वेशन है कि इमरजेंसी के दौरान जो एक्सेसेस हुई स्पेशली फैमिली प्लानिंग को लेके, उसकी वजह से इमरजेंसी के बाद सारी गवर्नमेंट्स के लिए फैमिली प्लानिंग एक डर्टी वर्ड हो गया और उसके बाद तो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन होता ही है। जी पीछे दीजिए। हाँ मुझे एक इंसिडेंट याद है कि जब मैं थोड़ा बाहर काम करता था, तो जब मैं घर आया तो एक साउथ दिल्ली में एक कॉलोनी है अर्जुन नगर, वहाँ पर मैंने देखा था डिमोलिशन। उस समय मैं अपनी आंखों से वो जो फैमिलीज थी 18-20 फैमिलीज, उनका बहुत बुरा हाल देखा था। वो बिल्कुल एक मेमने की तरह जैसे कसाई काटता है ऐसे खड़ी हुई थी और उनको डिमोलिश कर दिया गया। और मेरे घर में वो, मैं सेल्फ प्रेज नहीं कर रहा, लेकिन मैं उनकी दुख दर्द सुनाना चाहता हूँ कि मेरे घर में वरांडे में इतनी बुरी तरह वो एक रात उन्होंने बिताई थी। उसके बाद वो अपने रिश्तेदारों में गए, तो मेरे साथी जो बोल रहे थे कि तुर्कमान बेट के जो सफाई हुई थी, वो इस टाइप की सफाई भी बहुत जगह हुई थी और वो अभी भी मुझे याद है कितना दर्द। जी इंदिरा गांधी जी सिर्फ अपनी सीट के लिए लड़ी और उन्होंने जो किया आज तक किसी भी पॉलिटिक्स ने नहीं किया, और इतने व्यवहार उनका गलत था पब्लिक के लिए, सिर्फ अपनी सीट को बचाने के लिए। भारत की जनता देख रही थी, समझ रही थी, सोच रही थी, गुन और बुन रही थी, क्योंकि उसको इसका जवाब देना था और उसने जवाब दिया भी। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, फाइनल कमेंट्स लेंगे यहाँ मौजूद हमारे विशेष मेहमानों से। इस छोटे से ब्रेक के बाद आप देखते रहिए हमारा ये विशेष कार्यक्रम आपातकाल की यादें। स्वागतमत्र भवतां सर्वेषाम् अस्मिन् संस्कृतवार्ता प्रसारणे। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। देश विदेश की गतिविधियां संस्कृत भाषा में। भारतीय संस्कृतेः सर्वविधं परिचयं प्राप्नुवन्ति। सूर्याश्वै यदिमः सजौ सततगा। श्वः नूतनाः वार्ताः समुपादाय पुनरागमिष्यामः। भवेत् तावत् शुभं मंगलम्। भारत का एकमात्र संस्कृत बुलेटिन वार्ता प्रतिदिन प्रातः 6:55 पर। देश का राष्ट्रीय समाचार चैनल अब आपके मोबाइल फोन पर लाइव। अब खबरें कभी भी कहीं भी देखिए। प्रमुख वीडियोस, ताजा खबरें और लगातार न्यूज अपने मोबाइल फोन पर। आज ही डाउनलोड करें डीडी न्यूज मोबाइल ऐप। एंड्रॉइड प्ले स्टोर पर जाएं, डीडी न्यूज सर्च करें, ऐप को अपने फोन पर डाउनलोड करें और रहें हर पल खबरों के साथ। डीडी न्यूज, केवल खबर, पूरी खबर। जाहिर है कई अध्याय लिखे जा सकते हैं अगर आप आपातकाल की बात करें और लोगों के अनुभवों की बात करें, क्योंकि हर व्यक्ति का अपना एक अनुभव आपातकाल को लेकर है, चाहे वो बड़ा था, छोटा था, गरीब था या अमीर था। फाइनल कमेंट्स लेते हैं यहाँ मौजूद हमारे विशेष मेहमान सलीम जी। तो अब आपको क्या लगता है खासतौर से लोकतंत्र को किस तरह के सबक आपातकाल के उस काले अध्याय से लेने चाहिए? एक हिस्टोरिक मतलब कि व्यक्ति के नाते जो कि हिस्ट्री पर नजर रखता है, आप क्या? इमरजेंसी ने खास तौर पे हमारी राजनीति को बहुत सारा बदल डाला और उस समय की कुछ विरासत ऐसी है, नेगेटिव विरासत, जो कि चलती रही और वो आज भी हमारे साथ है। तीन मुझे याद आती हैं जो कि हमें एक सबक लेने की जरूरत है। पहला तो यह है कि एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल सोर्स ऑफ अथॉरिटी, मसला सिर्फ इमरजेंसी का ही नहीं था, मसला यह है कि गवर्नेंस के अंदर भी बहुत सारे ऐसे सोर्सेज ऑफ अथॉरिटी आ गए थे जो एक्चुअली सरकार से बाहर के थे। और ये जो ट्रेंड्स होते हैं ये बहुत ही खतरनाक होते हैं किसी भी डेमोक्रेसी के लिए। ये सीधा डेमोक्रेसी को फैशिज्म की तरफ ले जाते हैं और ये संभावना बनी रहती है। ये पहला खतरा था जिसकी की शुरुआत उस दौर में हुई। दूसरी शुरुआत, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स पॉइंट है, शायद इस पर असहमति भी हो, एक मसीहाई राजनीति, एक मेसियानिक पॉलिटिक्स, इसकी उससे पहले बहुत ज्यादा
ज्यादा इस तरह के वादे जोर शोर और वो नहीं होता था। इस 70s में शुरुआत हुई है एक मेसियानिक पॉलिटिक्स की, जिसमें कि एक इंडिविजुअल पे बहुत सारा लगा दिया जाता है, सारी उम्मीदें लोग लगा बैठते हैं और उसके बाद कॉरेस्पॉन्डिंग बहुत तगड़ी निराशा भी होती है। वीपी सिंह का दौरा आया, अन्ना हजारे का मूवमेंट, बहुत सारे ऐसे हुए कि एक मेसियानिक उफान पैदा हुआ और कॉरेस्पॉन्डिंग एकदम से बहुत लोगों में निराशा और वो हुई। इसकी भी शुरुआत उस दौर में हुई और ये पॉसिबिलिटीज हमारी पॉलिटिक्स में है और ये हमारी पॉलिटिक्स को डैमेज करती है। तीसरा पॉपुलिज्म, एक पॉपुलिज्म बहुत बड़ा खतरा है जिसकी कि शिकार हमारी डेमोक्रेसी हो जाती है। चाहे गरीबी हटाओ कर, ये माना जाता है कि एक नारा आप दे दीजिए, उस नारे के इर्द गिर्द लोगों को चुप किया जा सकता है, लोगों को खुश किया जा सकता है, लोगों की सपोर्ट ले जा सकती है। ये भी इस दौरान की एक गिफ्ट है और जो भी हमारी डेमोक्रेसी के लिए बहुत बड़ा खतरा है। तो ये 3 खतरे मैं बताना चाहूंगा। जी प्रफुल्ल जी, खासतौर से जो संस्थाएं हैं जिनको खड़ा करना चाहिए, जिनको मजबूत करना चाहिए और लोकतंत्र के लिए वो सब संस्थाएं बहुत इंपॉर्टेंट है, कैसे सुनिश्चित बनाएंगे कि अपना लोकतंत्र मजबूत स्थिर रहे? देखिए ऐसा है कि उसके बाद कुछ करेक्टिव मेजर्स जो हुए उनको देखेंगे। जैसे जुडिशियरी पर बहुत बड़ा हमला हुआ था, संविधान पर हमला हुआ था, सारी इंस्टीट्यूशंस पर एक तरह से इरोजन की तरफ, और उसका कुछ परिणाम आज भी हम भुगत रहे हैं। कुछ वैल्यूज जो स्वतंत्रता के बाद डेमोक्रेसी के कुछ वैल्यूज जो हम चेरिश कर रहे थे उनको धक्का लगा। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस व्यवस्था के टूटने के बाद प्रादेशिकतावाद जिस तरह से बढ़ा, जातिवाद का प्रयोग राजनीति में जिस तरह से बढ़ा, सेक्युलरिज्म के नाम पर कम्युनल राजनीति जिस तरह से बढ़ी, ये सारे लक्षण एक तरह से उस इमरजेंसी के अभी भी आज भारतीय लोकतंत्र में हमें परिणाम उसके दिख रहे हैं। हम जब तक इन इश्यूज को एड्रेस नहीं करेंगे कि भाई हमें नेशनल इंटीग्रेशन बनाए रखना है, मतलब क्या करना है, हमारे इंस्टीट्यूशंस को मजबूत बनाए रखना है, चाहे पार्लियामेंट्री मेजोरिटी किसी की भी कितनी भी हो, तो मतलब क्या करना है, उसके संवैधानिक और संवैधानिक के साथ साथ उसके साथ हम जब तक समाज को, हमारे सारे नागरिकों को और उस व्यवस्था में काम करने वाले लोगों को हम जब तक सचेतन नहीं करेंगे, तब तक मुझे लगता है उस व्यवस्थाओं को बनाए रखना, जैसे जस्टिस खन्ना का उदाहरण दिया, वो खड़े रहे, बहुत सारे हाई कोर्ट के जजेस खड़े रहे, सुप्रीम कोर्ट के नहीं रहे, ऐसा क्यों हुआ? तो मुझे लगता है कि ये उनको उन व्यवस्थाओं में भी ये चेतना जगाने की जरूरत है। जी मृदुला जी, खासतौर से स्वतंत्र विचार और स्वतंत्र मत, मुझे तो ये लगता है कि शुरू से ही हम व्यक्ति पूजक रहे हैं। अब उस व्यक्ति पर निर्भर करता है कि वो व्यक्ति कैसा था, वो महात्मा गांधी जैसा व्यक्ति था, वो नेहरू जैसा था, इंदिरा गांधी जैसा था, या वो कौन व्यक्ति था। आज हम जो टेक्स्ट बुक पाठ्यक्रमों की बात कर रहे हैं, हम जयप्रकाश नारायण की मूवमेंट पे को खास पढ़ाते नहीं हैं, उनको हम वो दर्जा नहीं देते, इसलिए नहीं कि वो व्यक्ति कोई खास थे, मगर उनकी जो मूवमेंट थी उसने उसके कारण इमरजेंसी लगी। वो कितनी बड़ी एक मूवमेंट रही होगी जिसके डर से इमरजेंसी लगानी पड़ी, तो वो हम नहीं सिखाते बच्चों को। और दूसरी बात ये है कि जो ये कह रहे हैं कि जनादेश 77 में आया, तो फिर वो उलट क्यों गया? उसके बीज भी हमारे भीतर हैं कि हम कहीं अपनी स्वतंत्रता को छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, व्यवस्था के व्यक्ति के पीछे एक व्यक्ति को हम पूजने लगते हैं। अशोक टंडन जी, फाइनल कमेंट्स। मेरा मानना है कि व्यक्ति पूजा होने के बावजूद भी लोकतंत्र हमारे इस देश की जड़ों में है, लोगों के डीएनए में है। इस बात को बहुत लोग नहीं मानते हैं। मेरा मानना है कि इमरजेंसी लगने के बाद जितनी भी बातें कही गई, सुनी गई, अगर जनता सचमुच में लोकतंत्र के पक्ष में नहीं होती और तानाशाही के खिलाफ नहीं होती, तो 77 का जनादेश नहीं आता। इसलिए मेरा मानना है कि 77 के जनादेश के बाद देश की राजनीति में ये बात एक तय मानी गई है कि इस देश के लोकतंत्र को उखाड़ने की भी कोई कोशिश आगे आने वाली पीढ़ी में नहीं करेगा। इसलिए लोकतंत्र की जड़ें, हमारा सबक ये है कि लोकतंत्र की जड़ें और मजबूत हुई हैं। इसलिए आज हमारे सारे संस्थान बड़े वाइब्रेंट हैं। आज का जो मीडिया है वो किसी प्रकार की भी ऐसी शक्ति को बर्दाश्त नहीं करेगा। जुडिशरी हमारी बड़ी, और मेरा मानना है कि हमारे राजनेता भी आज के भी और आने वाली पीढ़ियों के भी इस बात को अच्छी तरह से समझ चुके हैं कि इस देश में लोकतंत्र की जड़ें बहुत मजबूत हैं। राम बहादुर जी, खास तौर से आज तो 24/7 मीडिया है और अभिव्यक्ति की आज़ादी की जिसको उस समय इतनी पीड़ा और झेलनी पड़ी, वेदना झेलनी पड़ी, आपको क्या लगता है कि इससे क्या सबक लेके अपने लोकतंत्र के इस चौथे खंबे को मजबूत किए जाने की जरूरत है? पहली बात यह है कि इमरजेंसी के बारे में आज भी बहुत भ्रम है। सबसे बड़ा भ्रम यह है कि
कोई आंदोलन के कारण, जैसे मृदुला जी कह रही थी, किसी आंदोलन के कारण इमरजेंसी लगी, ये सबसे बड़ा भ्रम है। सच बात यह है कि इंदिरा गांधी अगर सुप्रीम कोर्ट में उनको टोटल स्टे मिल जाता तो इमरजेंसी की कोई ज़रूरत नहीं थी। 24 जून को उनको पार्शियल स्टे मिला और इसलिए वो प्रधानमंत्री नहीं रह सकती थी, यानी प्रधानमंत्री की का पद बचाने के लिए उन्होंने इमरजेंसी लगाई। अब ये जो इमरजेंसी लगाई उसका सबसे बड़ा संदेश और ऐतिहासिक संदेश यह है कि कोई प्रधानमंत्री अगर निजी स्वार्थ के लिए इस देश के पूरी व्यवस्था का गला घोंटता है तो उसे ये देश माफ नहीं करेगा। बिल्कुल। कुलदीप नैयर जी, फाइनल कमेंट्स कैसे? कि जो सबसे बुरी बात जो मिसेस गांधी ने की जैसी है कि लोगों को पकड़ा गया, लोगों पे जुल्म हुआ, सब चीज़ें, लेकिन मिसेस गांधी ने पॉलिटिक्स से मोरालिटी उड़ा दी। ये जो सबसे बड़ी बात हुई। अब ये कि ये एक छोटी सी लाइन होती है, मॉरल इमॉरल, राइट रॉन्ग, तो उसने वो लड़ाई होती। सो अब आज जब मैं देखता हूँ कि अब लोगों में वो वैल्यू सिस्टम वगैरह ये मिसेस गांधी ने उड़ा दिया कि ये पॉलिटिक्स में ऐसी चीज़ नहीं हो सकती, पॉलिटिक्स और तरह का चलता है। तो ये हमें बहुत ज़रूरी है कि किसी तरह फिर उन वैल्यूज़ को रिवाइव करें, इंस्टीट्यूशन को रिवाइव करें, ताकि कोई आगे से जो कंसंट्रेट पावर करता है या मिसयूज करता है वो न कर सके। जी हाँ, बिल्कुल। और कहने का तात्पर्य शायद यही है कि हमको सबको अपने लोकतंत्र के लिए चौकन्ना रहना होगा, सावधान रहना होगा, तभी हम अपने लोकतंत्र को अक्षुण्ण बना सकते हैं, मजबूत बना सकते हैं। आज के लिए इतना ही। अगले हफ्ते एक नए विषय के साथ आपसे मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए इजाजत।